नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के अगले भाग में और आज हम बात करेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। हमने पिछले क्लास में पूरे प्रमुख स्रोत बता दिए। आज हम राजा के बारे में बात करेंगे और पहला राजा था चंद्रगुप्त। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम पिछले क्लास में ही बता चुके हैं। गद्दी पे बैठा सर 322 ईस्वी पूर्व में और 298 बीसी में मर गया। सर इसने अपने राज्य को भारत में नीचे कर्नाटक, मैप बना दे क्या, यहाँ पे मैप बनाते हैं। यहाँ नीचे कर्नाटक में मैसूर तक फैल गया था। सर राजधानी तो मगध में है तो पाटलिपुत्रा राजधानी होगी ही। इधर सर ईरान तक चला गया था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इतने दूर तक भारत था उस समय। आज सोचो कि अगर आज भारत अगर मौर्य वंश के जैसा, मौर्य वंश में जितने मौर्य साम्राज्य बोल दो, अब मौर्य वंश से ज़्यादा अच्छा मौर्य साम्राज्य, मतलब बहुत विस्तार। सर आज सोचो कि पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा ईरान मिल के कितना बड़ा क्षेत्र होता और हम रसिया से भी बड़े देश होते। वो अलग बात है कि बाद में टुकड़े टुकड़े हो गए हमारे, हम देखते रह गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी से 298 बीसी में था और इसके गुरु तो हम बार बार बोल चुके हैं, वो थे चाणक्य। वो कौन थे दोस्तों? चाणक्य। और चंद्रगुप्त ने इसको हराया था, सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 बीसी में, 305 बीसी में। और निकेटर की पुत्री कार्नेलिया से शादी की थी, कार्नेलिया से शादी की। किसकी पुत्री? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी की। सेल्यूकस निकेटर के जो सेनापति थे उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसने बहुत बढ़ चढ़ के बोला, अरे बोला 500 हाथी हैं, इतने घोड़े, इतने सैनिक, ये वो एकदम पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का तारीफ करके रख दिया। और उस तारीफ में लिख दिया एक किताब, इंडिका। और इसी किताब से सर एक नाम भारत का इंडिया पड़ा है। चंद्रगुप्त दोस्तों बाद में जैन धर्म से प्रभावित हुआ और उसने जैन शिक्षा ली। किससे? गुरु का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और 298 बीसी में वो पहुंच गए कर्नाटक। कर्नाटक का एक जगह है सर श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। यहीं पे उन्होंने जैन रीति रिवाज से, तो जैन धर्म में क्या होता था दोस्तों कि जब आप अंतिम समय में पहुंच गए, आपको लग रहा हो कि आप मृत्यु के नज़दीक हैं, आप मरने वाले हैं, तब आप क्या करते हैं दोस्तों? जब आपको लगता है कि आप मरने वाले हैं तो दोस्तों आप क्या करते हो कि आप अन्न जन त्याग देते हो और ईश्वर की साधना में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय साधना में पहुंच जाते हो और साधना करते करते हैं आपकी मृत्यु हो जाती है। तो जैन धर्म के पारंपरिक रिवाज से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। इतना डिटेल काफ़ी है चंद्रगुप्त के बारे में, इससे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं रखना है। हाँ, जस्टिन ने इससे पहले बोला था कि सेंड्रोकोटस एक नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दोस्तों उसके बाद गद्दी पे बैठा, उसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार। और दोस्तों यह गद्दी पे बैठा था 298 में, जब चंद्रगुप्त मौर्य चला गया सब कर्नाटक। और कब तक रहा? 273 बीसी तक रहा। सर इसको अमित्र घात के नाम से, अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो अमित्र, अमित्र तरह होता है, अमित्र घात। इसका अर्थ होता है किल द एनिमी, शत्रु विनाशक, शत्रु विनाशक, अमित्र घात। और इसका अर्थ क्या होता है? अमित्र घात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शत्रु विनाशक। और
इसके दो चार पुत्रों में तक्षशिला में बहुत भयानक विद्रोह हुआ और बोला कि नहीं, तक्षशिला पाकिस्तान में बोला कि नहीं, हम जो है बिंदुसार को गद्दी पे नहीं देखना चाहते हैं। तब दोस्तों किसने बिंदुसार ने अपने 2 पुत्र, पहले सुसीम को और बाद में भेजा अशोक को, और यही अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और अपने पिता के जो साम्राज्य थे उसकी रक्षा की। और फिर इसके शासन काल में मेगास्थनीज का एक राजदूत था डायनोसियस। डायनोसियस इसी के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? अब बिंदुसार के शासन काल में आया था। और डायनोसियस तो नहीं, डायनोसियस नहीं था, डायमेकस था। डायनोसियस भी आया था सर, ये डायमेकस था मेगा स्थनीज का राजदूत, एम्बेसडर, मेगास्थनीज का राजदूत जो बिंदुसार के दरबार में आया। और एक मिस्र का राजा था फिलिप। मिस्र के राजा ने अपने राजदूत मिस्र के राजा फिलिप ने भेजा किसको? अब यहाँ होगा डायनोसियस। किसको? डायनोसियस को मिस्र से भेज दिया। कहाँ? पाटलिपुत्रा। बोला जाओ मिल के आओ और बोलो कि क्या हालचाल है, कैसे हो बेटे, क्या हालचाल है तुम्हारे। मिस्र के राजा ने भेज दिया अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में, जिसका नाम था डायनोसियस। और डायमेकस ने चला गया मेगास्थनीज का खबर लेके कि प्रभु कैसे हो, क्या हाल चाल है प्रभु आपके। हमारे जो राजा है मेगास्थनीज, जो आपके पिताश्री की चरण स्पर्श में गिरे पड़े रहते थे, वो कुछ खबर भिजवाए हैं आपके लिए, कृपया कर आप उन्हें सुन लें। और इस तरह बिंदुसार मौर्य के बाद बैठा। और जब बिंदुसार अंतिम समय यानी 273 बीसी तक पहुंच गया तो मृत्यु से पहले अपने सभी पुत्रों में अब क्या हुआ? युद्ध शुरू हो गया और सभी पुत्र राजगद्दी पर बैठने के लिए लड़े, जिसमें विजयी हुआ द ग्रेट अशोका। अशोक विजयी हुआ और राजगद्दी पे बैठा। अगर अशोक के कार्य की बात करें, कार्यकाल की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, अशोक के टाइम पीरियड की बात करें तो वो 273 से 232 ईसा पूर्व था। लेकिन अभी चूंकि यह युद्ध ही कर रहा था और अपने आप को विजेता घोषित कर दिया, वास्तविक में जब 269 बीसी में यह एकदम निश्चित हो गया कि अब अशोक एकदम बड़ा हो गया था। अशोक ने अपने सभी जो भाई थे उन सबों से विजय प्राप्त कर, ऐसा माना जाता है कि पटना में अगम कुआं एक जगह है जहां अशोक ने अपने 99 भाइयों को उस कुएं में डाल दिया। पटना में एक अगम कुआं जगह है, हम लोग तो बगल में ही रहते थे, वहाँ गए भी हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अशोक ने अपने जो विद्रोह किए थे इसके सभी भाइयों को वहाँ पे हत्या करके उनके सर को अलग किया और उस कुएं में डालते चला गया। और फिर जाके अशोक बैठा गद्दी पे और अपना राज्याभिषेक किया। कब? 269 बीसी में। बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों में अशोक के बारे में लिखा गया है, जिसमें अशोक के बारे में बोला है कि बहुत सारे भाइयों की हत्या की, चंद्रगुप्त के विरुद्ध गद्दी पर बैठा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो लिखिएगा कि देवनाम प्रियदर्शी मतलब देवों का प्यारा, यह एक उपनाम था अशोक का। यह एग्जाम में पूछा है 1-2 बार। आरआरबी ने पूछा है देवनाम प्रियदर्शी। अशोक का उपनाम था जिसका अर्थ होता है देवता का प्रिय। इसके बाद दोस्तों अब अशोक इम्पोर्टेंट फैक्ट कि अशोक, यहाँ तक अशोक केवल अशोक था लेकिन द ग्रेट नहीं था। अब हम चलेंगे अशोक के द ग्रेट बनने की कहानी पे कि अशोक ने ऐसे क्या क्या किए जो वो ग्रेट बन गया। तो दोस्तों हमने मगध साम्राज्य के बारे में जब स्टार्ट किया था तो पढ़ाया था हर्यक वंश के बारे में। और हर्यक वंश में सर यह जो एकदम क्या बोलते हैं, परिवार में अपने भाइयों को, पिता को मारने की और राजगद्दी हड़पने की जो नीति शुरू हुई थी, अजातशत्रु और उदयन
सर उदयन ने अपने पिता को, अजातशत्रु ने अपने पिता को हत्या कर कर मगध साम्राज्य में बिठाया। इसी तरह अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार के अगम कुआं के एक कुएं में फेंक दिया और बैठ गया गद्दी पे और अपना राज्याभिषेक करवाया 269 ईस्वी पूर्व। लेकिन जब वह 261 BC यानी 8 साल गुजार दिए एकदम युद्ध करते करते, यहाँ से यहाँ, यहाँ 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 पूरा अफगानिस्तान, काबुल ताबुल, ईरान तिरान पहुँचा दिया। और 8 साल में वो एकदम दक्षिण उधर चीन का आधा राज्य, भूटान नेपाल ये वो जितना राज्य था सब जीत गया। 261 में पहुँच गया सर। यहाँ उड़ीसा के नीचे एक राज्य है कलिंग, आज उड़ीसा के दक्षिण में पड़ता है। कलिंग राज्य थी जिसकी राजधानी थी तोसली, राजधानी थी तोसली। सर इसने कलिंग राज्य पे आक्रमण किया, एकदम हत्या नरसंहार, मतलब इसको मारो इसको मारो, एकदम गला काट काट के एकदम लाश बिछा दिया, लाश बिछा दिया एकदम। इस तरह से लाशें दिख रही थी और चारों तरफ से खून 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 खून, एकदम खून दिख रहा था चारों तरफ, लाशें और लाशों के बीच खून। अशोक तब तक इसके दिमाग में उतना कुछ नहीं आया था क्योंकि तो मारकाट में फेमस था। लेकिन जब वह एकदम मेन गेट पे पहुंचा और एकदम किला के मेन गेट पे पहुंचा, तो मेन गेट पे जैसे ही इसके सैनिक पहुंचे और गेट खोला तो यहाँ पे वीरांगनाएं खड़ी थी, मतलब सारे पुरुष तो युद्ध में उधर ही मर गए मैदान में ही। अब यहाँ स्त्रियां खड़ी थी एकदम से तलवार लेके और भाला लेके, एकदम से ये सभी स्त्रियां एकदम लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन अशोक ने बोला कि नहीं, मैं स्त्री से नहीं लड़ूंगा। और ये सभी स्त्रियां बोल रही थी कि ना, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी, मैं जब तक हाथ में हथियार लिए हूं तुमसे लड़ूंगी, और जब तक मेरे सांस में सांस है, मेरे में दम है, मैं तुमको कभी भी अपना राज्य हड़पने नहीं दूंगी। ये कलिंग के इस वीरांगनाएं लड़ गई अशोक से और युद्ध की इस घटना ने अशोक को झकझोर के रख दिया, अंदर से हिला के रख दिया। और अशोक ने इसी दिन से जब कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग विजय के बाद युद्ध नीति को त्याग दिया। इसने बोला अब मैं समाज के लोगों के लिए काम करूंगा, मैं लोगों के हित में काम करूंगा। अब साम्राज्य विस्तार के जगह समाज विस्तार और सामाजिक हित की ओर अशोक ने ध्यान दिया। और अब अशोक बढ़ गया धम्म मतलब धार्मिक और सामाजिक उत्थान। तो अशोक ने अब युद्ध नीति का त्याग कर दिया और यहीं से अशोक बनने शुरू हो गए द ग्रेट, अशोक द महान। अशोक जो अब जनता का प्रिय होने वाला था, जो देवताओं का तो प्रिय था, अब जनता का प्रिय होने वाला था। अशोक अब जो जनता के हित में काम करने वाला था। अब यहाँ से एक नए अशोक की शुरुआत हुई, एक अशोक जो मार काट करके युद्ध विस्तार में, युद्ध के द्वारा साम्राज्य विस्तार में लगा पड़ा था। और अब हम एक अशोक की चर्चा करेंगे आफ्टर कलिंग युद्ध, जहाँ अशोक पूरी तरह से बदल गया था। पश्चाताप के आंसू ने अशोक को हिला के रख दिया था और अशोक अब अपने आप को धार्मिक और सामाजिक रूप से एकदम सहिष्णु, एकदम क्या बोलते हैं उसको, अहिंसक बना रहा था, एकदम अहिंसा की ओर चलने का एकदम प्रण ले लिया था। और अब हम बात करेंगे बदले हुए अशोक की कहानी। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। राजत रंगनी में उन्हें शिव धर्म से संबंधित यानी कि भगवान शिव का प्रिय, देवताओं का प्रिय कहा गया है। और इसी के पता चलता है कि वो हिंदू धर्म को मानने वाले थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह अहिंसा की ओर चले और बुद्ध धर्म को अपना लिया। बुद्ध धर्म और बुद्धम शरणम गच्छामि पे चल गए कौन, अशोक। और अब वह उनकी जो अभिलेख है, उनके जो नियम है, उनके जो शिक्षा है, वो धार्मिक ना हो के अब सामाजिक हो गई थी। और वो अपने अभिलेखों के जरिए समाज में और क्या कहते हैं मतलब अच्छे अच्छे काम किए। धार्मिक ना हो के उनके अभिलेख कैसे थे, सामाजिक। अशोक जो चैप्टर 2 कर सकते हैं क्या, हाँ। चैप्टर 1 जहाँ वो मारकाट करके एकदम साम्राज्य विस्तार पे था, और चैप्टर 2 जहाँ वो अब सहिष्णु, अहिंसक और
क्या कहते हैं, समाज प्रिय होने वाला था, जनता का प्रिय होने वाला था। अशोक के जो अभिलेख थे वो धार्मिक ना होके वो अब सामाजिक थे, क्योंकि वो समाज के बीच में कहीं किसी एक चौराहे पर एक अभिलेख को लिख दिया और इस अभिलेख में लिख दिया कि बाबू कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, तब जाके आप जनता आज क्या कहते हैं, तब आपको मोक्ष मिलेगा, आप जनता के हित के काम कर पाएंगे। और ये सभी अभिलेखों को अशोक ने लिखा। अभी कुल 13 अभिलेख प्राप्त किए हैं, जिसमें 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। कलिंग युद्ध के बारे में लिखा गया है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले वो बुद्ध धर्म को अपनाए और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे लोगों को एशिया के पश्चिम में और भेजा, और एशिया के नीचे अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, ये पुत्र थे और पुत्री थी संघमित्रा पुत्री। इसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेज दिया सर? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। और बोला कि जाओ आप बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, बौद्ध धर्म की नीतियों को बताओ और बौद्ध धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना सिखाओ। इसके बाद उन्होंने दोस्तों बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण किया। बराबर की चट्टानों को काट के 4 गुफाओं का निर्माण किया। पहला का नाम लोमस ऋषि। इन्होंने ये नहीं कि बौद्ध धर्म अपना लिया तो अभी भी वो ब्राह्मण धर्म को छोड़ देंगे, नहीं, ये सहिष्णु थे, अहिंसक थे। अब जाके ये सभी धर्मों को मानने वाले थे, इसीलिए ये धार्मिक नहीं थे, यह धर्मनिरपेक्ष थे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हो, बल्कि सभी धर्मों को आप एक समान मानते हो, एक दृष्टि मानते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो कॉन्सेप्ट है धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ पे आपको अशोक उसी राह पे चलते दिख गए। लोमस झोपड़ी, लोमस गुफा, ठीक है। उसके बाद आपको सुदामा झोपड़ी, तीसरा बनाया विश्व झोपड़ी, एक और झोपड़ी थी। 4 टोटल गुफाओं का निर्माण किया बराबर की पहाड़ियों में। एक नाम था कर्ण के नाम पे और वो था कर्ण झोपड़ी, इनका नाम रखा। और इन्हीं गुफाओं में ये 4 ऐसे आपको झोपड़ियाँ बनाए जहाँ आजीवक यानी कि ऋषि मुनि सब आके निवास करते थे और अपने धार्मिक का प्रचार करते थे। तो बराबर की गुफाओं में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण किया। ये चारों नाम आप लिख लीजिएगा। इसमें विश्व झोपड़ी और सुदामा झोपड़ी बहुतों बार पूछा जा चुका है। अशोक के समय ही तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्रा में हुई थी सर। पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ये तो हम पढ़ा चुके हैं। और वो शासनकर्ता कौन थे उस समय? अशोक थे। और यह बौद्ध धर्म के एकदम प्रचार प्रसार में लीन हो गए थे। वो गए सर कहाँ? अपनी पाटलिपुत्रा से यात्रा शुरू की और पहुँच गए बोध गया। बोध गया पहुँच गए और यहाँ पे उन्होंने बुद्ध मंदिर का निर्माण किया, जिसको अशोक टेम्पल बोलते हैं। और यही अशोक टेम्पल आज बोध गया की शान आन बान जान शान सब है। बुद्ध की सबसे सुंदर अप्रतिम मूर्ति बोध गया में है। बोध गया बहुत ही शांति प्रिय जगह है। आप जाए एक बार तो आपको लगेगा किसी और दुनिया में आ गए हैं। बोध गया के बाद वो लुम्बिनी पहुंच गए, नेपाल। लुम्बिनी चले गए। लुम्बिनी यानी अपनी वो यात्रा शुरू कर दिए। कौन सी यात्रा? धम्म यात्रा, जिसको हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा बोलते हैं, बुद्ध धर्म में धम्म यात्रा बोलते हैं। वो बुद्ध धर्म के अनुसार बोध गया, लुम्बिनी, इस तरह आप अनेक बुद्ध से रिलेटेड स्थल को पहुंच गए घूमने के लिए। और वहाँ पे वो लोगों के हित में, जैसे लुम्बिनी गए तो बोला कर नहीं लेंगे, टैक्स फ्री, ठीक है। इस तरह वो जहाँ जहाँ जा रहे थे लोगों के हित में काम करने लगे। मतलब उन्होंने कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, मतलब जितने भी कपिलवस्तु, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट जगह थे वो सभी जगहों पे गए और वहाँ पे अपना जो जनता से मिले, जनता का सुने, जनता के हित में काम किए और वो अपना पूरा जीवन धम्म में गुजारा। इसके अलावा तब अशोक के जो अभिलेख है अब हम उनकी चर्चा करेंगे।
तो दोस्तों अब हम अशोक के प्रमुख अभिलेख, प्रमुख शिलालेखों के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। और एक कमेंट आया था आंचल कुमारी के नाम से कि अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर है, तो हम उस समय नहीं बताए थे क्योंकि हम इसी वीडियो का इंतजार कर रहे थे। आने वाले वीडियो में हम अभिलेख और शिलालेख में हम अंतर आपको जो एक कमेंट आया था वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद अभिलेख और शिलालेख में अंतर बताएंगे। अशोक के अभिलेख और अशोक के शिलालेख, अभिलेख और शिलालेख, ये दोनों चीज़ें आपको बताएंगे। अब और उसके बाद मौर्य वंश की जो सामाजिक राजनीतिक स्थितियां थी उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देंगे। लेकिन ख़त्म करते हैं आज हम पूरा कि अशोक के बाद उसका पुता दशरथ और उसके बाद बृहद्रथ, ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। इसके नाम आप याद रखिएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद बस आप डायरेक्ट बृहद्रथ पे पहुंचिएगा, मौर्य वंश का अंतिम राजा था। तो अगले क्लास में हम सिर्फ अशोक के अभिलेख और शिलालेख को देखेंगे। टाइम मिला तो मौर्य वंश के सामाजिक राजनीतिक स्थिति को और इसके बाद गुप्त वंश की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना है दोस्तों, धन्यवाद।